एवरीवन, स्वागत है आपका ओके सी होम पे। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे आज एमपी टेट सीडीपी पेपर सेकंड। पिछले सालों के जो पेपर हैं उसका पेपर सेकंड है ये, और इसमें डिटेल्स इसका डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग देखिएगा, पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। कौन सा विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है? मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि ही होगा इसका, जो विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी होती है। इस तरह से क्वेश्चन 1 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में यहाँ पे टैग लगा हुआ है। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से, बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, या फिर बच्चों के पिछले अनुभव के अनुसार। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा ही बालक की प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd हो जाएगा। बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता, पिछले अनुभव के अनुसार के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में दूसरा क्वेश्चन ये आया है इस पेपर में, क्या शामिल होता है? तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। तो बाल केंद्रित शिक्षा में अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, इसका जो प्रमुख कारण है, रचनात्मक मूल्यांकन बच्चे जितने भी प्रकार, जितने भी टाइप, जितनी भी चीज़ों को शामिल कर, सभी को इंक्लूड करके और उसको देखा जाता है। इस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा, न कि टीचर केंद्रित में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा? यहाँ पे देखिए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं को पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए, निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख जो होता है, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, चाहे जितना भी शिक्षा हो और चाहे जिस प्रकार से हो, सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3rd नंबर, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रदर्शन बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? परफॉर्मिंग इंटेलिजेंस। तो प्रदर्शन बुद्धि का मतलब कि प्रदर्शन करिए, सीधी सी बात है। बच्चों को दीजिए, वो चार्ट बनाए, मैप बनाए, इस प्रकार से वो अपने प्रदर्शन बुद्धि की प्रदर्शित करें। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले देख लीजिए विकल्प, मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता या चित्र व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा पिक्चर अरेंजमेंट या चित्र व्यवस्था। चूँकि प्रदर्शन बुद्धि के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर है? शिक्षण सिद्धांत का नाम आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो समग्रता, एक चीज समग्रता के रूप में अध्ययन किया जा सके, अध्ययन से सीखा जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सामंजस्य किससे संबंधित है? पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा, किससे शामिल है? तो जो सामंजस्य होता है वो हमेशा एक किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी से ही सामंजस्य व्यक्त होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7 का 8 देखिए, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह क्या होता है? लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान, लैंगिक मुद्दा। तो ये लिंग के आधार पे बोल रहा है, इसलिए लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायसनेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 2nd। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के कहाँ पे होती है? तो ये रहा आपका कान और ये रहा आपकी स्टेप्स, तो यानी कान के बीच में, अंदर बीच में, इनमें से कोई नहीं बाहर। तो इसका आंसर बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा हो सकता है? पहले देखिए मनोसामाजिक विकास दिया किसने था? तो मनोसामाजिक विकास दिया था एरिक एरिक्सन ने। 8 स्टेप हैं इसके।
देख लीजिएगा इसको, आप लोग सीधे डालिएगा साइको सोशल गूगल में, अगर आपको ना मिले तो यहाँ पे सीधे साइको सोशल डेवलपमेंट गूगल में डालिएगा तो 8 स्टेप बता देगा एक इमेज में तरह से। तो इसमें पूछा गया है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण, लास्ट स्टेज कौन सा होता है? तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद अखंडता या तो निराशा, 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं। ये एरिक एरिक्सन ने इसको 8वें स्टेज पे बताया था, ये 8वें नंबर पे, इसलिए इसका आंसर 10वां का 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों को के अध्ययन को बिंदु बिंदु अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एक निर्धारित समय होना चाहिए और समान बच्चे हों। तो क्या लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल यानी प्रतिध्वन्यात्मक, प्रतिनिध्यात्मक, या लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में सभी को एक साथ लिया जाता है, चाहे वो समान है, समान बच्चे, समान संख्या दोनों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? सीमा पूछा है, लिमिटेशन। यहाँ पे देखिए दिया होगा लिमिटेशन है, ये रहा इलेक्ट्रिक काउंसिल अप्रोच की लिमिटेशन। ये देखिए डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, तो ये क्वेश्चन आ गया डिसेबिलिटी का। इसका आंसर ऑब्जेक्टिव देखिए। इस परामर्श दृष्टिकोण का गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वय दृष्टिकोण। तीनों चारों ऑप्शन में देखिए, ये तीनों जो हैं तो ये इसकी विशेषता ही है, लेकिन ये लिमिटेशन के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक कुशल की बात कर रहा है, यहाँ पे अत्यधिक कुशल, हाईली स्किल्ड, तो इसलिए इसकी ये लिमिटेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो तरीका नंबर 1, अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण कर देना। नंबर 3 देखिए, सहयोग और सुझाव देना, या फिर अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हमेशा सहयोग, सुझाव, टिप्पणी या फिर उनका सहायता ही करना सही होगा, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और इस तरह से आते हैं। आप तैयारी कर ही चुके होंगे, इसको देखिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन को, इससे क्या होगा कि आपको किन क्षेत्रों में और तैयारी करनी है उससे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम निम्नतम क्रम की आवश्यकता का उदाहरण है? तो सबसे पहले ध्यान देखिए कि मास्लो ने एक आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स के रूप में 5 स्टेप में दिया था इस तरह से, और इसमें ये पूछा है कि निम्नतम क्रम यानी सबसे निचले स्थान पे यानी फर्स्ट नंबर पे कौन को रखा है, किसको रखा गया है? तो सबसे पहले सबसे निचतम जो होगा उसका सेफ्टी नीड्स। इसमें 4 स्टेप 5 दे हैं, आप इसको गूगल में डाल के देखिएगा, हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मास्लो, तो उससे आपको आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा तो सुरक्षा की आवश्यकता है सबसे निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करने के लिए किया जाएगा? तो यातायात में नेविगेट करना यानी आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं और गूगल मैप का प्रयोग करें, यानी आप लोकल के बारे में जानकारी रखना चाहिए, लोकल स्पाशियल। तो इसलिए इसका आंसर देखिए, प्राकृतवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। तो इसका जो स्थानिक बुद्धि यानी लोकल का जानकारी रखिए, इस तरह से आप नेविगेट कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक बच्चे को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिल रहा है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? यानी हर एक क्वेश्चन 1 स्टार, एक क्वेश्चन 1 स्टार, ठीक है, इस तरह से दिया जा रहा है। तो इसका सुदृढ़ीकरण सूची का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी आंतरायिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, या फिर पार्शियल रीइंफोर्स शेड्यूल आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड रेशियो यानी 1 पे 1, यही तो दिया है। हर सही उत्तर 1 स्टार। इस तरह से 16 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। 17 देखिए।
अध्ययन की रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता है। रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे के पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है, या फिर यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, या फिर 4 नंबर प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता पूछ रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर पहला हो जाएगा, यानी इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे के पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स, उत्तर लेखन के द्वारा, वर्ड गेम खेल करके पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है, या फिर पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर शब्दावली अभ्यास करना। तो इसका आंसर जो होगा पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई बुक पढ़ने के लिए किसी बच्चे को बोल रहे हैं तो हर शब्द पर ध्यान दे रहा है, तो उसका पठन कौशल जो हो जाएगा शब्द के अनुसार इंक्रीज होगा, इस तरह से उसका बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद बच्चे निम्न में से सक्षम होते हैं। किसी प्रकार की अगर असमर्थता हो गई है तो क्या वो चल सकता है? असमर्थता के बावजूद क्या वो चल सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है, देख सकता है? तो असमर्थता के बावजूद ये तो भले ना कर सके, अगर वो पूरा पैर ही टूट गया तो नहीं चल सकता, पूरा कान ही ब्लाइंड हो गया तो बहरा ही हो जाएगा, देखने अंधा आँख अगर फूट गई तो नहीं देख पाएगा, लेकिन सीखना जो है कितना भी बुद्धि का जो लेवल है आपको देखेंगे IQ लेवल, तो कितना भी कम हो लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखेगा, इसलिए इसका सीखना जो आंसर हो जाएगा ये हमेशा बना रहेगा, इसलिए इसका आंसर 19 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यवहार में जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है। जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है? ईद यानी पहचान, ड्राइव या इंस्टिंक्ट्स यानी सहज ज्ञान, या फिर बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। तो इसका जो जन्मजात पैटर्न हो और जीव विज्ञान के अनुसार हो, तो सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति या व्यवहारिक ज्ञान। इस तरह से इसका आंसर 20 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में पश्चाघात तनाव। देखिए डिसेबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले एक क्वेश्चन आ गया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ऊपर जाके देखिएगा वीडियो पॉज करके। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको ADHD भी बोलते हैं। ADHD के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा, सीटेट में काफ़ी फेमस ये टॉपिक है। तो घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना या दूसरों से नाराज़ होना। तो इसका जो पश्चाघात तनाव विकार होता है, तो बार बार ऐसा कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है तो उसका याद आना या फिर ऐसा उन चीज़ों के बारे में याद ना करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो यही है कि बार बार कुछ घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा 21 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। जीन के माध्यम से जो वंशागत है उस पर विकास निर्भर करे। इसके लिए कौन सी थ्योरी दी गई है? डिटर्मिनिज्म थ्योरी यानी नियतिवाद सिद्धांत, सोशल थ्योरी यानी सामाजिक सिद्धांत, नेचुरल थ्योरी यानी प्राकृतिक सिद्धांत, नर्चर थ्योरी यानी पालन पोषण सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा नेचुरल थ्योरी। जीन के माध्यम से नेचर के द्वारा विकसित होता है, नेचर के द्वारा ही इसका विकास भी निर्भर करता है, इसलिए इसका जो सिद्धांत होगा एक नेचर थ्योरी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? सृजनशीलता, तो सृजनशीलता कहाँ पे होगी? कन्वर्जेंट थ्योरी में थिंकिंग यानी अभिसारी सोच में, डाइवर्जेंट थिंकिंग अलग सोच में, इनसाइटफुल लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि सोच में, या फिर ट्रांसडक्टिव थिंकिंग यानी परमार्थिक सोच में। तो इसमें जो देखिए रचनात्मकता के सबसे जो प्रमुख धारणा होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि केंद्र से विभिन्न दूर, मतलब किसी भी चीज़ का कई दिशाओं में सोचना, इस तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग को परिभाषित किया जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को
केंद्र की ओर, मतलब कोई भी चीज़ सोचिए और उसका एक केंद्रीय चीज़ों को अनुसरण कीजिए। इस तरह से इसका आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी रचनात्मकता होगी, सृजनशीलता, रचनात्मकता, ऐसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत किसने पेश किया? देखिए कितना ईजी है, सीधे सीधे पूछा है, यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया है? तो उनका नाम बताइए, पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, चॉम्स्की। तो यूनिवर्सल ग्रामर को आप किसी भी गूगल में कहीं भी ढूंढेंगे, आप पढ़े होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, नेम चॉम्स्की जो है, नॉम चॉम्स्की, इन्होंने इसके रूप में विकसित किया है। इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बुद्धिमत्ता किस बिंदु बिंदी और पर्यावरण के दोनों का उत्पाद है? तो आपका पहला ही चैप्टर CDP का होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हेरिडिटी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, पिछला वाला पेपर, उन सबों में एक टेस्ट के बारे में पूछा है। पिछले में किसी में लिकर टेस्ट पूछा है, लिकर टेस्ट के बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण, यानी यहाँ पे देखिए मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड टेस्ट, एक टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा, जितने भी टेस्ट हों आप एक कॉपी में अपने लिख लीजिएगा इकट्ठा। देखिए मौखिक तर्क, योग्यता, व्यक्तित्व या अंग्रेजी कौशल, किसके बारे में किया गया है मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड में? तो इसका जो है एप्टीट्यूड, योग्यता के संबंधित के टेस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक छात्र को PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर लर्निंग। तो PI मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्यों हो जाएगा? विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी यह एक विभिन्न दिशाओं में सोच रखता है उस PI मान के लिए। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्लासिकल कंडीशनिंग श्री प्राणकुलन या शास्त्रीय अनुबंधन, हिंदी में दिया है। तो इवान पावलो जो थे, इसके बारे में चर्चा किया था। इनका ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, कुत्ते पे बेस्ड है, एक डॉगी है और एक निश्चित समय पर एक घंटी बजाई जाती है, तो उस घंटी से इसको पता चल जाता है कि हमको खाना मिलने वाला है। यही है, इस सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। इसको दिया किसने था? इवान पावलो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है? अटेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट या फिर परसेप्शन। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्दीपन का चयन करना है संवेदना के माध्यम से, यानी सेंसेशन, स्पेशल सेलेक्टिंग स्पेशल स्टिमुलाई। तो इसका आंसर जो है परसेप्शन, बोध, आपको उस धारणा की थोड़ा सा भान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 29 का 4th। देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहे हैं, इसे देख के आपको पता चलेगा कि कितना तैयारी जो भी तैयारी हो चुकी है उसमें क्या चीज़ों को और जोड़ना चाहिए। एक टेस्ट का देख लीजिए, एक टीचिबिलिटीज़ का देख लीजिए, और भी जो भी मिलेंगे हम आगे आने वाले सीरीज में हम आपको बताएंगे, जिस क्वेश्चन को रिपीट ये लोग कर रहे हैं MPPV वाले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं करता है। करता है तो एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा, यह करता है क्योंकि बच्चा मानता है कुर्सी में भी जान है। दूसरा देखिए, एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, उसको पुराना नया मानने की जो प्रथा है, यानी उसको उसका मानवीकरण किया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 का ये देखिए 4th नंबर, एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ बीमार नहीं कहते हैं कि कार पुरानी हो गई, थकी हुई है, बीमार है, इस तरह से इसको कहा जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए सेकंड नंबर, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, यानी उस जो ड्रेस है, ड्रेस को कुछ यहाँ पे नाम नहीं दिया जा रहा है, इसका बारे में वर्णन नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका उपयोग किया जा रहा है, और यहाँ पे नहीं के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से 30 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त हुआ।
और अगर ये आपको इस तरह से सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। डाउट भी हो जो भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका आंसर का जवाब देंगे। साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा और ये तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।